आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और मैं हूं कुलदीप मिश्र और शो का नाम है पॉडकास्ट। हाथरस में एक दलित लड़की से रेप हुआ और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंजरीज की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। बलात्कार, हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। अभियुक्त गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की कुछ हरकतें हैं जो सवालों के घेरे में हैं, जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्या पुलिस से हाथरस केस में शुरू में कोई लापरवाही हुई और उसके बाद जब लड़की की मौत हो गई तो जिस तरह रातों रात शव का अंतिम संस्कार प्रशासन ने करवा दिया, क्या वो पुलिस के नॉर्म्स के मुताबिक था? क्योंकि परिजनों का कहना है कि ज़बरदस्ती दबाव डालकर ये अंतिम संस्कार करवाया गया, जबकि हाथरस पुलिस का कहना है कि इसमें परिजनों की मंजूरी थी। तो पुलिस इस केस में जिस तरह आगे बढ़ी है अब तक, उसका आकलन क्या है, इस पर बात करने वाले हैं पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं NC अस्थाना जी। आप केरल के DGP रह चुके हैं, BSF और CRPF में ADG के पद पर आप रहे हैं, पुलिस सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, और ख़ास बात ये भी है कि आप उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहाँ ये शर्मसार करने वाली घटना हुई, तो आप उस प्रदेश को, वहाँ के समाज को भी अच्छे से जानते हैं। शुक्रिया अस्थाना जी समय देने के लिए। पहला सवाल आपसे यही है कि पहले दिन से इस केस में पुलिस का जो रवैया रहा है, FIR दर्ज करने से पहले और होने तक, उसे आप कैसे आंकते हैं? उसका आकलन आपका क्या है? देखिए, अंततोगत्वा पुलिस ने सही सेक्शन लगा लिए हैं। SC/ST एक्ट लगा लिया है, 376D लगा लिया है और अब 302 भी लग गया है, मर्डर केस भी हो गया है। जो पुलिस की तरफ से समस्या हुई वो वस्तुतः संवेदनहीनता की है। देखिए, ऐसा है कि लड़की की माँ का कहना है कि लगभग वो बेसुध नग्न अवस्था में खेत में पाई गई। अब उसको नग्न अवस्था में तो थाने में ले जा नहीं सकते थे, तो लड़की की माँ ने उसकी लाज ढक दी, उसके बाद थाने ले गए। अब इसमें उसकी माँ पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है भला? अगर कोई स्त्री कह रही है कि उसकी लड़की खेत में घायल अवस्था में लगभग बेसुध नग्न पाई गई, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आपके विचार आना चाहिए? पहला यही ना कि उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने तो आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं सुना है कि कुछ लोगों ने या किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी स्त्री को जो उसके पूरे अधिकार में हो, उसको हेल्पलेस एकदम हो, उसको विवस्त्र कर दिया हो और उसके बाद और कुछ भी न करे उसके साथ। ये कॉमन सेंस के बाहर की बात है। तो पुलिस को पहले ही ये सस्पेक्ट करना चाहिए था कि बलात्कार संभव है और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। ठीक बात है, लेकिन जो अंतिम संस्कार को लेके हड़बड़ी दिखी है, ये कि आधी रात वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से अंतिम संस्कार कर दिया गया, सुबह होने का, सूरज के निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया गया, ये हड़बड़ी काहे के लिए थी? आपको सरदार भगत सिंह का, सुखदेव और राजगुरु का वाकया याद होगा। अंग्रेज सरकार ने भी यही पाप किया था। हम लोग केवल एक ऐतिहासिक पाप परंपरा का पालन कर रहे हैं। अंग्रेजों को भय था कि पहली बात तो ये कि अगर फांसी सही समय पर दी गई तो भी जनता उपद्रव कर सकती है। दूसरी बात यह कि अगर जनता के समक्ष दाह संस्कार किया गया तो भी जनता उत्पात कर सकती है। तो निर्धारित समय के पहले ही उन्होंने फांसी भी दे दी और रात के अंधेरे में ले जाके हुसैनी वाला, जहां वो मेमोरियल बना हुआ है, वहां पे शवों को जला भी दिया और राख को चुपचाप सतलज में बहा भी दिया। उसी प्रकार का पाप ये भी है। आपको देखिए, सीधी सी बात है, आप कह भले ही न रहे हो, लेकिन आपको डर यही था ना कि उसके अपने गांव में दाह संस्कार करने को दिया जाएगा तो वहां विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। डर तो दिमाग में यही था, भले उसको कोई बोल ना रहा हो। लेकिन इसमें एक कानूनी गलती हो गई। कानूनी गलती ये हो गई कि हिंदू का शव है, इसका दूसरा पोस्टमार्टम डिमांड किया जा सकता था। भस्म कर देने के बाद मतलब दूसरे पोस्टमार्टम का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। मतलब इस देश की पुलिस की हिस्ट्री गवाह है कि कितनी बार, मतलब 2-2, 3-3 बार तक पोस्टमार्टम किया जाता है। उस अधिकार से उनको ये जबरदस्ती दाह संस्कार करके, क्योंकि कुछ विजुअल इसके उपलब्ध हैं। एक महिला पत्रकार भी थी जी, हमारे ही समूह के पत्रकार हैं वो, तनुश्री पांडे, आज तक की संवाददाता हैं, जिन्होंने वो चिता जलते हुए देखी और सबको दिखाई। हाँ, तो उनका विजुअल भी है उसमें।
वो मतलब लड़की की माँ एम्बुलेंस के आगे रो गा भी रही है। मतलब परिवार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हमको दे दिया जाए, फिर भी नहीं दिया गया। जब इन ए वे जबरदस्ती चला दिया गया, जबरदस्ती जला दिया गया। वहां तक तो तब भी गनीमत है कि मान लीजिए कि कानून व्यवस्था के पक्ष में आपने जला दिया। हालांकि कानून व्यवस्था को हैंडल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप हर शव के साथ ऐसा थोड़े कर सकते हो कि हम ही जला देंगे, कल को आप लोग बलवा करोगे। लेकिन उनको दूसरे पोस्टमार्टम की डिमांड करने से भी वंचित कर दिया। उनके वकील से किसी से पूछ तो लेना था कि कोर्ट में अर्जी तो नहीं डाल रहे हैं, तब तक मार्शली में फ्रीजर में रखवा दिया जाता। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी उसमें? उस विजुअल में एक सज्जन जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, वो कबीर हैं, कोई नहीं रैंक नहीं दिख रहा, अंधेरा है उसमें, और वो कबीर एकदम वो बड़े भाई की तरह समझा रहा है कि देखो 12 घंटा हो गया है, ये है वो है। अरे यार 12 घंटा हो गया, फ्रीजर में 12 दिन तक रखा जा सकता है, उसमें क्या है? ये तो गलती हो गई। गलती हुई अस्थाना जी, लेकिन इसमें लोग दो तरह की बातें कह रहे हैं। पहला तो यही जिसका जिक्र आपने किया कि सरकार को, प्रशासन को इस बात का संभवतः भय रहा होगा कि परिजन कहीं शव लेकर न बैठ जाएं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन दूसरी बात जो कही जा रही है कि रातों रात इस तरह से हड़बड़ी में अंतिम संस्कार किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छिपाने की या कुछ मिटाने की कोशिश की जा रही हो? इस बात में कोई दम नज़र आता है आपको कि ना जलाई जाती लाश तो एक बार और पोस्टमार्टम हो सकता था, कुछ और बातें आ सकती थी? हिंदू की लाश का तो 5 बार पोस्टमार्टम हो सकता है, किसने मना किया है? पोस्टमार्टम देखिए ऐसा है ना, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम वीकेस्ट कड़ी है, और पर्टिकुलरली हिंदू के शव के साथ। एक बार अगर गलती कर दी गई, उसके बाद जब एक बार शव भस्म हो गया तो आप लाख सर पटक लो, क्या कर लोगे? हद से हद जिन डॉक्टरों ने गलती की है, जानबूझ के की हो या अज्ञान वशात की हो, उनको दंडित ही न कर सकते हो, नौकरी से निकाल सकते हो। जैसा बिल्किस बानो केस में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ मारी, उनको विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। बिल्किस बानो केस आपको याद होगा ना, 2002 गुजरात दंगों का। इसमें डॉक्टरों ने मेडिकल में धांधली की थी और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी प्रताड़ना मिली थी। तो वो सब किया जा सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा, यथार्थ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आरुषि केस में भी यही हुआ था। एक बार जब शव भस्म हो गया तो आपको उसी 5 लाइन पे चलना पड़ेगा जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया गया है। बाकी आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कितना भी जुटा लीजिए और कुछ कोरैबोरेटिव एविडेंस कितना भी जुटा लीजिए, लेकिन वो वीकेस्ट कड़ी है। इसीलिए आपको शायद ज्ञात हो या याद हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉरोनर्स एग्जामिनेशन में काफी टाइम लगाते हैं, 10-12 दिन लगा देते हैं आपको। मतलब आज अगर कॉरोनर के पास शव दिया गया है तो 10-12 दिन बाद मिलेगा, उसके बाद फ्यूनरल करिएगा। तसल्ली से किया जाता है, हड़बड़ी में नहीं किया जाता पोस्टमार्टम। फोरेंसिक मेडिसिन देखिए ऐसा है ना, बड़ी एक कॉम्प्लेक्स विधा है, ये बहुत अनपॉपुलर भी है, कोई इसको लेता नहीं है क्योंकि इसमें पैसा कमाने का कोई स्कोप नहीं है। ज्यादा लोग फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ते भी नहीं। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ये नेसेंट ब्रांच है और आपको डॉक्टर से ज्यादा साइंटिस्ट होने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब आपको ये भी शायद ज्ञात होगा कि जिला स्तर पे अस्पतालों में या इवन मतलब बड़े शहरों में भी सरकारी डॉक्टरों में रोटेशन से ड्यूटी लगती है। आंख का डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी पोस्टमार्टम करती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी पोस्टमार्टम करता है। तो फोरेंसिक मेडिसिन का तो बंदा मिलेगा ही नहीं आपको शायद वहाँ। तो उसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि पोस्टमार्टम का स्तर क्या होता है। एनसी अस्थाना केरल के एक्स डीजीपी हमारे साथ हैं, उनसे हाथरस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। पॉडकास्ट में आज बात कर रहे हैं एनसी अस्थाना से। थोड़ा ये बताइए ना कि आप कह रहे थे कि हिंदू की लाश और दूसरे धर्मों की लाश, तो ये क्या फर्क पड़ जाता है इस प्रोसेस में? जिसको दफन कर दिया गया है उसको तो कभी भी खोद के निकाल सकते हैं ना, 5 साल बाद भी खोद के निकाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पॉइजन ऐसे होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि सल्फास खा के या सल्फास खिला के बड़ी मृत्यु होती है। सल्फास जो एक पेस्टिसाइड है, तो ये जो है लाश में आपको 10 साल बाद भी मिल जाएगा क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर किसी को सल्फास खिला के मारा गया है या वो सल्फास खा के आत्महत्या किया है और लाश दफन भी कर दी गई है, 10 साल बाद भी खोदिएगा तो मिट्टी में ये मिल जाएगा।
जैसे आर्सेनिक है, नेपोलियन तक के लिए कहा गया है कि नेपोलियन की स्लो आर्सेनिक पॉइजनिंग की गई थी और उसके बाल में ऑर्गेनिक आर्सेनिक के ट्रेस हैं। तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है वो दफनाए हुए शव में, चाहे वो ताबूत में दफनाया गया हो चाहे सीधे मिट्टी में दफनाया गया हो, वो 20 साल बाद भी मिलेगा, 50 साल बाद भी मिलेगा, वो कहीं नहीं जा रहा वहां से। जी, और अस्थाना जी, इतना लंबा समय आपने पुलिस सेवा में बिताया है, कभी आपको याद आती है ऐसी कोई घटना कि इस तरह आधी रात में पुलिस प्रशासन बिल्कुल 2 बजे 3 बजे 4 बजे जा कर के चुपके से एक रेप पीड़िता का या अपराध के किसी और शिकार व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवा दे रहा हो, वो भी परिजनों की इच्छा के खिलाफ? कभी याद है इस तरह की घटना आपको? मुझे नहीं याद आती, मैंने तो इसीलिए ट्वीट में भी भगत सिंह की घटना का जिक्र किया। कोई टेररिस्ट जो जेल में एग्जीक्यूट किया गया है और जिसका कोई लाश क्लेम करने वाला नहीं है, उसका तो ठीक है कि मान लिया आपने जेल में दफना दिया, लेकिन आपको ज्ञात होगा, टीवी पर भी देखते होंगे और पेपर में भी पढ़ते होंगे, कश्मीर में सारे टेररिस्टों की लाश जो है ऑपरेशन के बाद जो है उनके किथ एंड किन को सौंप दी जाती है, बाकायदा लोग दफनाते हैं और उसमें हजारों लोग शामिल भी हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि कश्मीर पुलिस कहीं चोरी से दफनाते। जी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की बात तो कह ही दी है, एसआईटी बनेगी और ये कहा है उन्होंने कि किसी भी तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से अब केस आपको कितना मजबूत होता हुआ नजर आता है? केस अभी भी मतलब जो है खराब ज्यादा नहीं हुआ है कि लड़की का आखिरी बयान मौजूद है। ठीक है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन के लेवल पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाना चाहिए और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं, मेरा ख्याल है कम से कम 6-7 जजमेंट हैं कि आखिरी बयान जो पीड़िता का है वो डाइंग डिक्लेरेशन के स्तर का ही माना जाएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन की बड़ी महिमा है, क्योंकि अंग्रेजों की एक बड़ी पुरानी कहावत से चलता है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, कि मरता आदमी जो झूठ नहीं बोलेगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन ही अपने आप में पर्याप्त है। और इनफैक्ट एक जजमेंट है, मुझको याद भी है, महादेव गौड़ी नायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी, उसका कभी भी कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हुआ, उसके बाद भी कन्विक्शन हो गया। तो केस हाथ से गया नहीं है, अभी भी इन लोग को बाकायदा सजा दिलवाई जा सकती है। और मैंने एक ट्वीट पर हाथरस पुलिस को सजेस्ट भी किया था कि वेजाइनल स्वैब जो लिया गया है उसका डीएनए प्रोफाइलिंग भी करा लिया जाए, क्योंकि जो केमिकल टेस्ट होता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सीमेन, वो कई बार नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो तब भी आ जाएगा। तो मतलब अगर आपकी नीयत है करने की तो अभी भी केस में पर्याप्त दम है, कन्विक्शन मिल जाएगा। सबसे बड़ा तो उसका बयान ही मौजूद है ना, उसको डिस्क्रेडिट करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि देखिए, ये तो कोई साबित कर नहीं पाएगा कि मतलब कोई रंजिश निकालने के लिए ये अपराध किया गया। रंजिश निकालने के लिए तो हुआ नहीं, क्योंकि रंजिश ऐसी कोई सामने आ ही नहीं रही है। छोटी मोटी बहस हुई हो, वो इतनी भर की तो नहीं थी कि मतलब 4 लोग मिलकर कोई बलात्कार कर दें और हत्या कर दें। तो उसके दादा के ऊपर कोई असॉल्ट बताया जा रहा है कि उंगली काट दी गई थी एंड सो ऑन, लेकिन वो वर्षों पूर्व की बात है। अभी जो किया गया है वो तो मतलब सरासर गुंडई में और दादागिरी में किया गया है। और इसका एक प्रमाण ये भी है, बाला किसको यूं आप देखिए कि वो लोग अपराध करते समय न तो अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किए और न ही उन्होंने अपराध के बाद गांव से भाग जाने की जरूरत समझी। क्या ये कम दबंगई है कि आपने मतलब लगभग मर्डर कर दिया, उस समय तक लगभग मर्डर कर दिया, बड़ा गैंगरेप कर दिया और भागे भी नहीं वहां से, जबकि उनको मालूम है कि लड़की पहचान रही है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, आपने खूब केसेस देखे हैं अस्थाना जी, उत्तर प्रदेश से आप हैं भी, तो आप उस समाज को भी समझते हैं। बलात्कार जैसे अपराध में जाति की भूमिका कैसी होती है, खासतौर से रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में? यार देखिए, अगर जाति भूमिका न निभा रही होती तो SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? द वेरी फैक्ट कि उस तरह का एक्ट भारत सरकार ने बना के रखा हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि जातीय आधार पर अत्याचार हो रहे हैं। वो आंकड़ों में आए या न आए, एक्ट अस्तित्व में है, वही अपने आप का प्रमाण है। उसके अंदर कितने केस रजिस्टर होते हैं, उसका डेटा NCRB के क्राइम इन इंडिया में है भी। तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे तो अपराध हो ही रहे हैं देश में, एक्ट इसीलिए बनाया गया है। और इसीलिए विशेष प्रावधान भी हैं, अगर रेप पीड़िता SC/ST समुदाय से हो तो उसको FIR दर्ज होते ही 50% मुआवजा मिल जाना चाहिए।
उन्होंने हाथरस पुलिस ने डाला भी था अपने बयान में, वो राशि दे दी गई है, वो सब कार्रवाई ठीक है, सेक्शन सही लग गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। उनका रिडीमिंग फीचर यही है कि गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी न होती तो बड़े अफसोस की बात होती। गिरफ्तारी हो गई है, मैंने इसके लिए उनको ट्विटर पे शाबाशी भी दी थी, क्विक अरेस्ट, गुड जॉब। अरेस्ट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक से प्रोसिक्यूट किया जाए तो कन्विक्शन हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया NC अस्थाना, पूर्व DGP केरल, आपने हमें समय दिया। और इस पॉडकास्ट के बारे में आपका कोई फीडबैक हो, कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।